दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के TG2 के एग्ज़ाम 4 पेपर अभी तक हो चुके हैं और आज 20 मार्च 2021 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों 19 मार्च के दोनों शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो हम दे चुके हैं और 20 मार्च को यानी आज मॉर्निंग में जो पेपर हुआ था उसका भी हम अपडेट दे चुके हैं। आप सभी उन तीनों वीडियो को भी ज़रूर देखें। यूपीपीसीएल का ये 4th एग्ज़ाम था तो हमारा भी ये 4th वीडियो है एनालिसिस को लेकर। कौन कौन से क्वेश्चंस थे उन पर हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी से निवेदन रहेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक जो पेपर है वो ऑनलाइन हुआ था और हम सभी जानते हैं कि स्टूडेंट को वही क्वेश्चन ज़्यादा याद रहते हैं जो उनके सही हुए थे या फिर आसान क्वेश्चन थे। इसलिए हमें जितने क्वेश्चन प्रोवाइड हुए हैं, जितने हमें मिल पाए हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। ये सेकंड शिफ्ट जो 20 मार्च को है, पेपर हार्ड आया था, टफ पेपर आया था थोड़ा सा, इसलिए कम क्वेश्चन ही हमें मिल पाए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरी तरह से याद नहीं रहे। डायग्राम दे करके काफ़ी सवाल पूछे गए तो वो उनको याद नहीं रहे, लेकिन फिर भी जितने हमें मिले वो सब आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, सवाल पूछा कि सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग किसके द्वारा अलग होती है। तो हम सब जानते हैं 75% या इससे ऊपर स्पीड जाते ही स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ से अलग हो जानी चाहिए और ऐसा करने के लिए उसमें CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है। तो आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा की जाती है, इस ऑप्शन की तरफ जाना था। हालांकि इसके अलावा एक और विधि होती है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। यदि ये ऑप्शन में था तो आपको दोनों करने थे। पुरानी विधि थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, नया वर्तमान में आ गया सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेथड, जिसको लोग तो क्लच वाली मोटर भी बोलते हैं। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि मोटर स्टार्टिंग से रेटेड गति तक रोटर की फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है। यानी मोटर के स्टार्टिंग के समय रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या थी और जब मोटर अपनी निर्धारित गति पर चलती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो हम सभी जानते हैं स्टार्टिंग में जो रोटर की फ्रीक्वेंसी थी वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है और जब मोटर अपनी गति प्राप्त कर लेती है उस समय सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू स्लिप के बराबर थी। तो ऑप्शन यही दिए थे कि F और FS, FS और F, FF, FS, FS, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको F और FS ऑप्शन की ओर जाना था। ये भी ध्यान रखें, पहले स्टार्टिंग लिखा हुआ था तो F, बाद में रेटेड लिखा हुआ था तो FS, इसकी तरफ जाना था। यदि रेटेड स्पीड पहले लिखा हुआ था तो FS पहले आएगा और F बाद में आएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आया भाई, आप सबका पढ़ा हुआ था लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा था। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि यूनिवर्सल मोटर किस पर अच्छी चलेगी। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों पर चल सकती है ना, लेकिन जब AC के साथ कंपैरिजन करते हैं तो एक यूनिवर्सल मोटर का DC पर वर्क, एफिशिएंसी, ये सब बहुत बेटर होते हैं क्योंकि AC में ऐसा मानते हैं कि एडी करंट हानि ज़्यादा होती है जिस वजह से मोटर अधिक गर्म होती है और कम्यूटेटर पर स्पार्किंग भी AC में तुलनात्मक रूप से अधिक मानते हैं। इसलिए DC पर मोटर का एफिशिएंसी अधिक होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि एक इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान नेगेटिव कब होता है। देखो मोटर में स्लिप की 3 तरह की सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन आती है कि 0 से लेकर 1 के बीच में हो, एक होती है कि 0 से कम हो, 0 से कम बोले तो माइनस में हो यानी नेगेटिव वाली, और एक होती है 1 से अधिक हो जाए। 3 तरह की सिचुएशन होती है और ये तीनों मोटर को परिचालन के दौरान है। साथियों हमने करवाया था बहुत अच्छे से ये। तो जब 0 से 1 के बीच में हो तब तो मोटर चलती है मोटरिंग मोड में, जब माइनस में हो तब मोटर होती है ब्रेकिंग मोड में। प्लगिंग विधि भी बोलते हैं इसको, ब्रेकिंग विधि भी बोलते हैं। ये मोटर को अचानक रोकने का मेथड होता है। और 1 से अधिक जब स्लिप का मान हो जाए तो दोस्तों तब मोटर जनरेटिंग मोड में होती है यानी एज ए जनरेटर चलती है। आगे दोस्तों सवाल दिया गया, एक डायग्राम दिया था जिसमें R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध के साथ एमीटर और वोल्टमीटर जुड़े हुए थे।
कहते हैं कि सवाल पूछा कि यदि R2 को खोल दिया जाए यानी ओपन कर दिया जाए तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। ये डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का डायग्राम दोस्तों वहाँ पर आया था। 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए थे और ये R2 है बीच वाला, इस पे कह रहे हैं कि वोल्टमीटर लगा हुआ था। ठीक है, देखो यदि इस R2 को ओपन कर दोगे तो परिपथ ओपन सर्किट हो गया ना, इसलिए एमीटर की रीडिंग तो आएगी 0, क्योंकि परिपथ में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। और इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी ना, वो रीडिंग वो होगी जो सप्लाई की वोल्टेज थी। यानी यहाँ पर अगर आपको कोई वोल्टेज दिया हुआ था ना, तो वोल्टमीटर की रीडिंग उतनी ही होगी। मतलब, या फिर अगर मीटर की रीडिंग के बारे में बात की जाए तो अब देखो इस समय कुछ न कुछ धारा परिपथ में ज़रूर चल रही है, तो एम्पीयर मीटर रीडिंग दे रहा होगा, लेकिन बाद में इसकी रीडिंग घटेगी, 0 की तरफ आ जाएगी। अब जो ये वोल्टमीटर रीडिंग दे रहा है ना दोस्तों, ये केवल R2 की ड्रॉप का ही दे रहा है, लेकिन बाद में ये पूरी सप्लाई दिखाएगा तो इसकी रीडिंग बढ़ेगी। यानी अगर आपसे सवाल ये पूछा गया था ना कि एमीटर की रीडिंग वोल्टमीटर की रीडिंग का क्या होगा, तो एमीटर की रीडिंग घटेगी, वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, ऐसा करना था। और यदि आपको ये पूछा गया कि रीडिंग ही क्या होगी, तो भाई एमीटर की रीडिंग तो होगी 0 और वोल्टमीटर की रीडिंग होगी सप्लाई के बराबर। वोल्टमीटर उतने ही वोल्ट दिखाएगा जितने की सप्लाई में वोल्टेज है। ये मैं पहले कई बार आपको करवा चुका हूँ, ध्यान रखना। आगे दोस्तों सवाल पूछा डीसी मोटर के बारे में कि डीसी मोटर में अधिकतम शक्ति के लिए शर्त क्या होती है। तो अधिकतम शक्ति के लिए शर्त होती है बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो, या फिर सप्लाई वोल्टेज जो है वो बैक ईएमएफ का दोगुना हो। अब दोनों में से आपके पास जो भी ऑप्शन थे आप कर सकते थे, यानी V बराबर EB इंटू 2, अगर ये ऑप्शन था तो ये करना था, और EB बराबर V/2 था तो ये कर सकते थे। ठीक है, आगे कहते हैं दोस्तों सवाल पूछा डीसी सीरीज मोटर के बारे में गलत कथन कौन सा है। अब जो गलत स्टेटमेंट था वो स्टूडेंट को एक्चुअल में याद ही नहीं रहा, क्योंकि कहते हैं कि एक तो ये दिया कि इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की होती है, तो ये बिल्कुल इसके बारे में सही कथन है। दूसरा कहते हैं कि ये दिया हुआ था कि आर्मेचर और फील्ड जो है वो दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो ये भी इसका सही था। बाकी 2 ऑप्शन उसको याद नहीं थे, तो आप कर सकते हो। खिंचाव कार्य में इसका उपयोग करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, गति परिवर्तनशील है, भार की व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो नहीं दिया था आप आसानी से मेरे हिसाब से कर सकते थे इसका। आगे दोस्तों कहते हैं कि सवाल पूछा बड़ा सिंपल सा, आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति जो है उसकी इकाई, ये भक्ति नहीं सॉरी शक्ति था भाई, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति की इकाई पूछा। ठीक है, देखो आभासी शक्ति को इंग्लिश में अपरेंट पावर बोलते हैं, और अपरेंट पावर की इकाई होती है VA यानी वोल्ट एम्पियर, बड़ी इकाई हो तो KVA, इससे भी बड़ी इकाई हो तो MVA, छोटी इकाई हो तो मिली KVA माइक्रो VA भी कर सकते थे। आभासी शक्ति का वोल्ट एम्पियर करना था और वास्तविक शक्ति जो है इसका वाट करना था। ठीक है, वोल्ट एम्पियर और वाट वाले ऑप्शन की ओर आपको जाना था। आगे दोस्तों कहते हैं सवाल पूछा कि दाता अशुद्धि में किसकी डोपिंग करवाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में करवा देते हैं दाता की। जो अपनी पंच संयोजी है, त्रिसंयोजी है, तो उनको डोनर बोलते हैं, वो डोनेट करते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन और जर्मेनियम को, उसकी ज़रूरत होती है। या फिर ऑप्शन की तरफ अगर जाएंगे तो फिर पंच संयोजी ऑप्शन आपको करना था, जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, फास्फोरस, ये वाले जो है आपके डाटा में आते हैं। आगे कहते हैं साथ में सवाल पूछा कि भाप शक्ति संयंत्र की दक्षता अधिक होती है कि डीजल की, यानी इन दोनों का कंपैरिजन पूछा। तो देखो तुलनात्मक रूप से जो थर्मल पावर संयंत्र है इसकी दक्षता लगभग 25 से लेकर 30% तक की होती है, जबकि डीजल शक्ति संयंत्र की दक्षता जो होती है वो लगभग 45% तक होती है। इसलिए तुलनात्मक रूप से डीजल वाले की अधिक होती है। सबसे अधिक एफिशिएंसी की यदि मैं बात करूं तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की होती है, उसमें जाना था। आगे दोस्तों कहते हैं सवाल पूछा कि किसके रोटर में फील्ड वाइंडिंग होती है। तो रोटर में फील्ड वाइंडिंग तो भाई सिंक्रोनस मोटर में होती है, वैसे तो अल्टरनेटर में भी होती है। अब ऑप्शन क्या था वो आप देख सकते हो। सिंक्रोनस मोटर का रोटर फील्ड बनाता है, अल्टरनेटर का रोटर भी फील्ड ही बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन था उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। आगे दोस्तों कहते हैं कि सवाल पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटमीटर जो है उसमें कितने सिरे होते हैं। विद्युत चुम्बकीय वाटमीटर जो है ना, तो ये इंडक्शन वाटमीटर ही कहलाएगा। और इंडक्शन वाटमीटर में 2 कॉइल होती है, CC और PC के नाम से 2 कॉइल होती है, इसलिए 4 टर्मिनल होते हैं।
और वैसे ध्यान रखना उन चारों टर्मिनल के नाम अगर दे दिया हो तो MLCV नाम होता है इनका। चारों टर्मिनल जो वाट मीटर के होते हैं ना, MLCV उनका नाम होता है। तो बस दोस्तों मुझे यही मिले थे 12 क्वेश्चन, लगभग मैंने आप तक पहुंचा दिए। और बाकी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया एनालिसिस में, क्योंकि भाई मैच देखने लग गए। इंडिया का क्रिकेट मैच बैटिंग चल रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आप सब ने भी देखा होगा। और वैसे भी दूसरा पेपर आपका लेट है, अब 27 और 28 मार्च को होना है, तो सोचा आराम से वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सभी को, लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।